छोटे शेयर ऊंची छलांग। अंशुल जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल भी जुड़ चुके हैं। नीरज यादव जी का सवाल है। पहले तो गुड मॉर्निंग यादव जी। इंडसइंड बैंक और आईओसी ऐड कर सकते हैं क्या? इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज बैंक निफ्टी काफ़ी टूटा हुआ है और आईओसी और जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर हैं ये भी अच्छे से ही टूटे हुए हैं। जैन साहब, इनको ले लें क्या? सर, इंडसइंड बैंक बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन फिर वही ऑन बुलिश एविडेंस। अब आप पूछेंगे बुलिश एविडेंस इंडसइंड बैंक में कैसा दिखता है। 27 जनवरी की कैंडल या 1 फरवरी की डेली कैंडल, डेली चार्ट खोलिए, 27 जनवरी या 1 फरवरी का चार्ट, मतलब डेली चार्ट पे ये दो कैंडल देखिए। इस टाइप की कोई कैंडल फॉर्म होती है, बुलिश एविडेंस मिलता है, तब बिल्कुल बाई करके चलिए, आपको अपसाइड अच्छी खासी मिल जाएगी। और दूसरा आईओसी था। जी। आईओसी की बाइंग जोन 152 147 पे आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी। 50 वीक मूविंग एवरेज और ब्रेकआउट पॉइंट 50 वीक मूविंग एवरेज 152 पे है। ब्रेकआउट पॉइंट पिछला 147 पे था, जहां से ऑल टाइम हाई मिला है। तो वही रिटेस्ट अगर होता है तो उस जोन में वापस से फ्रेश लॉन्ग ऐड करना है। ठीक है। सानवी सावंत जी का सवाल है। एस जे वी एन 91 रुपीज़ के लिए हुए हैं और एवेंटेल 134 के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ये ठीक है दोनों? अब पहला कौन सा था सर, अवेंटल एस के जे वी पहले? एन 91 का लिया हुआ है और एवेंटेल 134 का। एसजेवीएन तो क्लियर एग्जिट है सर। एसजेवीएन 99 रुपीज पे भी क्लियर एग्जिट था। उसके पहले जब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 133 पे, तब भी क्लियर एग्जिट था। 61 53 और 51 दो टारगेट है। अगली रैली 30,000 तक भी आ जाएगी निफ्टी पे, तो भी आपको बहुत खींच के ये 80 85 रुपए तक मिल जाएगा, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा। बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है, क्लियरली एग्जिट की सलाह है। अवेंटेल में फील्ड ब्रेकआउट है 190 रुपए पे, आईपीओ बेस का, जिसके लॉन्ग लिक्विडेशन के पहले टारगेट हो चुके हैं। पहला टारगेट 123 था, जो हो चुका है। ऑन द रैली कहीं भी 160 रुपए मिलता है तो एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, वहां पे वापस देखेंगे। अगर 160 170 निकला तो तेजी बनेगी, अगर नहीं निकला, रिजेक्शन बना, तो वापस 123 बनेगा। तो अभी 160 170 आ रहा है, वहां पे देखेंगे क्या करता है। राहुल दास जी हैं, एमटीआर टेक और प्राज इंडस्ट्रीज, इन दोनों के बारे में जानना चाह रहे हैं। सर, एमटीआर टेक में अच्छी हमने स्ट्रेंथ बनती हुई देखी थी और प्राज इंडस्ट्रीज तो आजकल शुगर और इथेनॉल वाली स्टोरी पर दोबारा जिंदा हो गया, हालांकि आज एमटीआर टेक थोड़ा पिटा हुआ है। क्या करें सर इन दोनों पर? तो देखिए, एमटीआर टेक और दूसरा कौन सा आपने बताया, मैं एक बार प्राज लगा इंडस्ट्रीज। लेता प्राज। हूँ। ठीक है। तो देखिए, ये जो निफ्टी ऊपर से नीचे आई, मैं शॉर्ट क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यहाँ पे आपको प्रिडिक्ट करना है, और प्रिडिक्ट करने में दिक्कत ये होती है कि आपके स्टॉप लॉसेस क्लियर नहीं होते, आपके रिस्क मैनेजमेंट क्लियर नहीं होता है, आपको शांति से बैठना होता है। अभी सामने सामने अलर्ट लगा है, मैं आपको अलर्ट लॉग का स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा व्हाट्सएप पे प्रूफ के लिए। आवरली चार्ट पे 111 रुपए पे, ये आदमी इसलिए मेरे को घूर के देख रहा है अभी, $111 पे क्रूड ऑयल पे हमने सेल का अलर्ट लगाया था, और ये अभी पीछे से आपको टिंग करके आवाज भी आई होगी, क्योंकि जूम पे हम कनेक्टेड हैं तो ये अलर्ट के साउंड भी शेयर होते हैं। 111 रुपए टूटने पे हमको क्रूड ऑयल शॉर्ट करना था, $111 टूटने पे क्रूड ऑयल हमको शॉर्ट करना था। टारगेट होता $98.18 का। अब ये 111 को उसने स्लाइस थ्रू करते हुए निकल गया, हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैच ही नहीं किया, तो हमने शॉर्ट नहीं किया। अभी $103 चल रहा है। तो कई बार आंखों देखे सामने ट्रेड निकल जाते हैं, आप नहीं कर पाते क्योंकि आपके रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करते, या ब्रेकडाउन के बाद इतनी बड़ी कैंडल बनती है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड ही। अब जो ब्रेकडाउन कैंडल थी इस पे 15 मिनट के चार्ट पे, आप नाइमेक्स का चार्ट खोलिए क्रूड ऑयल का, और ये वाली कैंडल देखिए 10:45 की, 5.5% की कैंडल है 15 मिनट के चार्ट पे। अब 5.5% का मैं स्टॉप लॉस थोड़ी ना ले लूंगा क्रूड पे। तो 5.5% का स्टॉप लॉस लेने का मतलब है कम से कम 15-17% डाउनसाइड मिले, तब 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा। तो सामने सामने अच्छा ट्रेड दिख रहा है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम शटोरिये नहीं है, हम ट्रेडर हैं। जब तक मेरी पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट ये मैच नहीं करेगी, मैं उसको देख के एंजॉय कर लूंगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये एक आपके लिए एग्जाम्पल है कि हर ट्रेड नहीं लिया जाता है, कुछ देख के भी मजे ले लिए जाते हैं। जैसे वो स्त्री टू का गाना है, थोड़ा फुर्सत हाथों को दीजिए, आज का मजा आंखों से लीजिए। तो फ्रूट का मजा आंखों से लीजिए, जरूरी थोड़ी कि उंगली उठा के बटन दबा ही देना है सेल की। दूसरा, एमटा टेक पे रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली विजिबल है, ऑल टाइम हाई के आज, ऑल टाइम हाई पे ही है। आज के पुल बैक में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है, लेकिन जब तक ये स्टॉक आपका 3470 इसके ऊपर है,
किसी भी तरह का टॉप प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, शांति से बैठे रहिए। अगर 3470 नहीं टूटा और बाजार बाउंस बैक करने लगा, आपको 4000 प्लस के प्राइजेस मिल जाएंगे। तो 3470 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के शांति से बैठे रहिए। दूसरा स्टॉक था सर प्राज इंडस्ट्री। प्राज इंडस्ट्री शुगर काउंटर में बाउंस बैक थोड़ा बहुत दिख रहा है, प्राज इंडस्ट्री में भी आ सकता है। प्राज इंडस्ट्री आई वुड रिक्वेस्ट 1 महीने का चार्ट या 6 महीने का चार्ट, 6 महीने का कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑलमोस्ट तेजस नेटवर्क जैसा है, लेकिन तेजस नेटवर्क में अलग चीज थी, रिजल्ट अच्छा था, न्यूज़ पॉजिटिव थी, इसलिए चल गया। प्राइस में दोनों चीज मिसिंग है, तो वैसी मूव तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ 344 तक की एक मूव आ सकती है। इस गिरावट में ओवरहेड सप्लाई बहुत बिल्ड हुई है, ये जो बॉक्स बन रहा है इसके चक्कर में 344 तक जा सकता है, बट बहुत बड़ी क्वांटिटी या बहुत ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। ले भी रहे हैं तो बहुत छोटी 0.25% कैपिटल रिस्क पे लगाना है, इससे ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक बात है। तो यहाँ पर दोनों ही शेयरों पर आपको राय मिल गई है और शुगर शेयर भी थोड़ा सा उसमें इंक्लूड हो गए हैं। आज में हम हालांकि बहुत सारे शेयर्स पर इस तरह के क्रूड ऑयल से जुड़े हुए शेयरों पर बात करेंगे स्टॉक एक्सरे में, जहाँ पर कि रिलेटिव स्ट्रेंथ है और जो चले भी हैं, तो उसमें शुगर शेयर भी होंगे, ऑयल के दूसरे भी शेयर्स होंगे। अगला काउंटर है प्रवीण जी का, ये पूछ रहे हैं टाटा स्टील पर क्या करें सर, अब ये नीचे आ गया थोड़ा। तो टाटा स्टील में कुछ नहीं करना है। टाटा स्टील में कब से बोल रहा हूँ, प्रॉफिट बुक करके एक बार एग्जिट कर लीजिए। आपको डिप पे 50 ये ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास 177 178 की जोन में वापस मिलेगा। 20 वीक मूविंग एवरेज टेस्ट हो चुका है 187 पे, बट ब्रेकआउट पॉइंट 177 जब तक नहीं आ रहा है तब तक मेरा बाइंग में इंटरेस्ट नहीं है। मैं 207 206 रुपए से जब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटा है तब से बोलते आ रहा हूँ कि एक बार टाटा स्टील से निकलिए, डिप पे मौका मिलेगा। कर रहे हैं तो निकलना भी सीखिए, सही समय पे निकलना भी बहुत जरूरी है। जमुना ऑटो 135 पर कुछ शेयर लिए हुए हैं, MZ डी एक आईडी बना हुआ है इन्होंने। सर जमुना ऑटो पर आपकी राय? जमुना ऑटो पे 136.90 के नीचे जब फ्राइडे को क्लोज हुआ था तब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए था। अब 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे गैप डाउन खुला है, तो प्रोबेबली 50 वीक मूविंग एवरेज 113 टेस्ट होने आ सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सुरेंद्र सिंह जी, ये बोल रहे हैं कि ये मुक्का प्रोटीन ही होगा ना, ये प्रोटीन वाला शेयर तो, और तो कोई होने से रहा, प्रोटीन वाला ये मुक्का प्रोटीन ही होगा, इस पर राय चाहिए सर, इस पे क्या करना है? तो देखिए 2 क्वार्टर से रिजल्ट तो ठीक है, लेकिन स्टॉक में अभी वीकनेस बहुत है। अभी बाइंग तो कहीं से नहीं बन रहा, ऑल टाइम लो के आसपास है, तो आई वुड अवॉइड। मैं अभी इस पे कुछ भी नहीं करता। मंथली पे हैमर है, वीकली पे हाई लो बनाने की कोशिश है, लेकिन मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के नीचे है। अभी फिलहाल न्यूट्रलाइज पोजीशन में है, तो मैं अवॉइड करके चलूंगा जब तक कोई बुलिश सेटअप नहीं बनता है। अगर नहीं बना तो ये फिर ऑल टाइम लो जो जनवरी में बना है उसको शायद ये तोड़ के और नया लो भी बना सकता है। तो अलाउ इट टू डेवलप, अगर अच्छा डेवलप होता है तो फिर ट्रेड बनेगा। माई मिस्टेक सर, क्योंकि इसमें प्रोटीन ई गवर्न टेक्नोलॉजी शेयर है, क्योंकि इसका जो कोड है PROTEAN, तो यहाँ पर और राय दे दीजिए सर, यहाँ पर क्या करना है? प्रोटीन ये वो NS वो पैन कार्ड वाला काउंटर है मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को याद है। और 946 जो इसने तोड़ा था, बल्कि जब ये पैन कार्ड वाली, शायद अगर मेरे को जितना याद है, पैन कार्ड वाली खबर के बाद 19 मई को ये गैप डाउन खुला था 20%, तब भी हमने का बेस नीचे की तरफ टूट गया है, बॉक्स बना था और 1234 IPO बेस नीचे की तरफ खुला है। जब तक मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हैं, आपको किसी भी तरह का बॉटम प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। तो मूविंग एवरेज को एक दूसरे के ऊपर ऑन द वीकली आने तक का वेट करना चाहिए, जो 19 मई के बाद से आज तक नहीं आया, बल्कि एग्रेसिवली नीचे की तरफ चल रहा है। तो बाइंग की कोई सलाह नहीं है, ऑल टाइम लो बना है, बाउंस बैक जरूर कर सकता है 603 तक, बट जब तक वीकली मूविंग एवरेज एटलीस्ट 10 अबव 20 नहीं आता है, बाइंग की लिस्ट में तो कहीं से नहीं आएगा काउंटर। इन्फोसिस का बाइंग प्राइस है 1500 रुपये, एक हमारे दर्शक हैं इनका। सर अब इसमें क्या करें, एवरेज कर सकते क्या यहाँ पर? थोड़ा सा एवरेज कर लेना चाहिए सर, इन्फोसिस में कोई खास दिक्कत नहीं है। 1390 रुपए तक आपको बाउंस बैक मिल सकती है, बहुत मरी मरी बाउंस बैक रहेगी, बहुत तेजी से नहीं आएगी। तो आई वुड, मतलब मैं आपको दूसरी चीज बोलता हूँ, जरूरी क्या है कि 1500 रुपए में इन्फोसिस लिया है तो 1300 रुपए में इन्फोसिस लेके ही एवरेज करें।
इन्फोसिस ने ये तो कहा नहीं कि इन्फोसिस से ही एवरेज करेंगे तो ही मैं उसको एवरेज मानूंगा और आपको ब्रेक इवन पे एग्जिट दूंगा। अगर आप 1500 रुपए में, मान लीजिए 1 लाख रुपए का इन्फोसिस 1500 में लिए हैं, 1 लाख रुपए का कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला आरआर केबल या फिन केबल ले लीजिए, वहां 20% आपको रिटर्न मिल जाता है, उसके लॉस से इन्फोसिस, उसके प्रॉफिट से इन्फोसिस का लॉस सेट ऑफ कर लीजिए। ना बैंक अकाउंट बोलता है कि इन्फोसिस का लॉस इन्फोसिस से कवर करोगे तो ही मैं उस पैसे को अपने में क्रेडिट मानूंगा, ना वो 500 का नोट बोलता है कि ये इन्फोसिस से आया है तो ही 500 का है, नहीं तो ये 50 रुपए का हो जाएगा। तो ये मेंटेलिटी छोड़ दीजिए कि 1500 का लिया है तो 1300 में एवरेज करके 1400 में निकाल देंगे। अगर रिलेटिव वीकनेस है छोड़ दीजिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर में कैपिटल, नई कैपिटल उसमें लगा लीजिए, प्रॉफिट को इसके लॉस से सेट ऑफ कर लीजिए। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इन्फोसिस से लीजिए। अगर डॉक्टर ने पर्ची पे लिख के दिया है कि इन्फोसिस का लॉस इन्फोसिस को एवरेज करके ही कवर करना है, तो फिर आप यहाँ पे एवरेज कर लीजिए, नहीं तो आप फिन केबल या आरआर केबल्स ले लीजिए, उसकी प्रॉफिट से इसके लॉस को सेट ऑफ कर लीजिएगा। मुकेश कुमार जी बोल रहे हैं सभी लोग अच्छे स्टॉक्स में ही एवरेज करें। अब अच्छे स्टॉक्स तो खैर वो समय ही बताता है, लेकिन अंशुल भाई एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, जो ब्लू चिप या अच्छे क्वालिटी मिड कैप्स हैं, क्या उनमें ये लेवल ठीक है एवरेज करने के लिए, जो निफ्टी के या मार्केट के लेवल हैं? सर देखिए, क्लियर है, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में एवरेज नाम का अगर आपके पास शब्द है तो आप ये समझ लीजिए कि आप शरीर में कैंसर लेके चल रहे हैं जो इवेंचुअली एक दिन आपको मार देगा। एवरेज जैसा शब्द केवल और केवल लार्ज कैप में, अगर उसको ब्रॉडली डिफाइन करना है तो आप निफ्टी 100 पकड़ लीजिए। इससे बाहर, निफ्टी 100 के बाहर निकल के अगर आप एवरेज नाम का शब्द लेके चल रहे हैं तो आप एवरेज, मतलब ये मान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। एक समय रिलायंस कैपिटल बहुत बढ़िया शेयर था, 3000 से लेते लेते आप कितना एवरेज करते, 3 रुपए तक। आरकॉम 700 रुपए से लेके आप कितना एवरेज करते, 50 पैसे तक। तो एवरेज जैसे शब्द, यस बैंक 400 रुपए से आप कहां तक एवरेज करेंगे, आइडिया कहां तक एवरेज करेंगे। तो आइडिया 400, जब अपने ऑल टाइम हाई पे था क्या बुरा था, एकदम अच्छा था। यस बैंक अपने हाई पे क्या बुरा था, अच्छा था। सुजलॉन के अपने 400 रुपए के हाई पे था, खराब था, बहुत अच्छा था। एवरेज जैसे शब्द को भूल जाइए, लॉस लेना सीख लीजिए। और निफ्टी 50 या ये टॉप 100 वाले काउंटर हैं, उनमें भले आप थोड़ा सा टेक्निकल लगा के एवरेज कर लीजिएगा, वो भी ब्लाइंड एवरेज नहीं होता है। वैसे अमूमन जो लार्ज कैप में अंशुल भाई अगर किसी को एवरेज करना होता है तो वो कोई परसेंटेज देखकर करे या टेक्निकल देखकर ही करे कि भाई चलो ठीक है लार्ज कैप है 20% नीचे आ गया तो चलो कर लेते, क्योंकि लार्ज कैप में भी ऐसा नहीं कि कुछ लोग फंसे और बुरी तरह से फंसे। फॉर एग्जांपल यस बैंक ही आप बता रहे थे, जैसे वो लार्ज कैप था एक ज़माने का, जेपी एसोसिएट एक अच्छा लार्ज कैप था, बहुत लोग फंसे। लेकिन एक दो मिस्टेक्स के चक्कर में हम अगर ये सोचे कि भाई हमने 28 अपॉर्चुनिटी छोड़ दी और 2 में हमने मिस्टेक कर दी, वो ठीक है। आपको क्या लगता है कितने परसेंटेज नीचे पर सोचना चाहिए कि भाई एक आम आदमी को कि अब एवरेज में सोचना शुरू करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन से लेवल पर करना है, सोचना शुरू करता हूं, वो कितने परसेंटेज पे सोचना चाहिए? सर ये चीज तो आपके दर्शक अब तक समझ ही गए होंगे, क्योंकि 1.5 साल से मैं बताते आ रहा हूँ, लार्ज कैप स्टॉक में 20 से 30% गिरावट ऑल टाइम हाई से, ये आपकी रेंज खुल जाती है, जहां पे आपको अब खरीदी की या एवरेज करने की सोचना चाहिए ऑन एविडेंस। जैसे कोटक बैंक में बॉक्स लो फेल हुआ, जैसे एचडीएफसी बैंक अभी बॉक्स लो के पास है लेकिन बॉक्स लो फेल नहीं कर पा रहा है, एल&टी बॉक्स लो फेल किया, टाइटन बॉक्स लो फेल किया, M&M, टीवीएस मोटर, आपका हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये सब बॉक्स लो फेल किए। जनरली लार्ज कैप में क्या होता है, 20 से 30% गिरावट के बाद जो बॉक्स लो होता है उसके नीचे जाता है, रिटेल घबरा के निकलता है, फिर बॉक्स के अंदर आता है जिसको हम बुलिश एविडेंस कहते हैं, वहां पे आप बाई करते हैं, आपको बॉक्स हाई मिलता है और बॉक्स हाई के ऊपर एक्सटेंशन के टारगेट्स मिलते हैं। तो उस चीज को इसलिए मैं इतने एग्जांपल देते जाता हूं कि आप आंखों को ट्रेन कर लीजिए, उसको रट लीजिए कि बॉक्स का लो टूटा लार्ज कैप में, तो घबरा के निकलने की जगह वेट कीजिए कि बॉक्स के अंदर वापस आए, और जैसे ही वापस अंदर आए आप बाई करना स्टार्ट कर लीजिए। अब वो बॉक्स हाई पे जाएगा और फिर एक्सटेंशन पे जाएगा। तो ये मल्टीपल एग्जांपल्स हमने किए हैं। अभी फिलहाल एचडीएफसी बैंक उस जगह पे खड़ा है, विजिल ब्लोअर वाली न्यूज नहीं आई होती तो एचडीएफसी बैंक अभी तक बॉक्स के अंदर वापस आ गया होता। नॉनदलेस इस जोन में एचडीएफसी बैंक बहुत बेहतरीन स्टॉक है। 50 मंथ मूविंग एवरेज आज सुबह टेस्ट किया है ओपन लो के साथ, आंख बंद करके आपको लॉन्ग कर लेना चाहिए था। जैसे रिलायंस प्री मार्केट में 1371 में मैं बाई डाल के बैठा था, मिल भी गया, 1370 का लो बना, 71 10 रुपए में मैं बाई डाल के बैठा था।
तो उस तरीके से अगर आप प्रिपेयर्ड थे, 50 मंथ मूविंग एवरेज बहुत बड़ा सपोर्ट होता है आपको, तो एकदम ओपन प्री मार्केट में ये लेवल डाल के रखना चाहिए था। 821.50 50 वीक 50 मंथ मूविंग एवरेज था। 822-23 रुपए डाल के आप बैठे होते, आप अभी 840 रुपए पे एचडीएफसी बैंक पे खड़े होते। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी लार्ज कैप में इंतजार कीजिए, और जब मौका मिलता है उस समय अपने इमोशंस को हावी होने की जगह आप प्री मार्केट में सौदे लगा के बैठिए। सुबह इतना गैप डाउन खुल रहा था, बहुत चीज मेरे लिए, मैं अपना उसको क्या कहते हैं, केस स्टडी जो एमबीए में कराया जाता है, मैं केस स्टडी बताता हूँ आपको। मैंने क्यों रिलायंस 1371 में मैं डाल के बैठा था। पहली चीज, बैंक निफ्टी प्री ओपनिंग में गैप के पास खुल रही थी। गैप कहाँ था? 55,727, 55,616। गैप के बाद जनरली बाउंस बैक आता है। तो 2 बार बाई दे चुके हैं, दोनों बार बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक करा चुके हैं, निफ्टी में प्रॉफिट बुक करा चुके हैं क्लाइंट को। तो जब बड़े गैप के साथ लगभग अंशुल 3%, भाई, 3.5%। एक एक चीज बोलूं मैं, आप थोड़ा सा ये चार्ट पे समझा दो ना रिलायंस की आज क्या हुआ, वो ज्यादा दर्शकों को अच्छा, ये एक स्टडी भी बन जाती है हमारी ना, अच्छा समझ आएगा उनको। मैं दिखाता हूँ। इसे चार्ट देखिए तो बताइए। हाँ, पहले आप देखिए स्टोरी कैसे बिल्ड होती है कि मुझे लेना है कि नहीं लेना है। ये बैंक निफ्टी पे गैप छूटा हुआ था यहाँ पे, ये सुबह से मेरा ये गैप मार्क किया हुआ है, नीचे वाली 2 लाइन अगर आपको दिख रही हैं तो, ये 2 लाइन तो मेरे को क्लियर था कि ये गैप में खुल रहा है, गैप से बाउंस बैक आएगा। 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, जैसे ही ये हाई क्रॉस हुआ, ये वाला हाई क्रॉस हुआ, एक तो हम गैप के अंदर वापस आ गए, और दूसरा ये वाला बेरिश एफवीजी, ये वाला जो बेरिश एफवीजी है, पहले तो ये फेल हो रहा था, ये यहाँ पे टेस्ट हुआ, ये फेल हो रहा था, तो बाउंस बैक डे हाई तक दिख रहा था। दूसरा मेजर चीज, गैप पे है, गैप पे बाउंस बैक जनरली 100 में से 90 बार आता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? मार्केट यहाँ खुलेगा, इससे नीचे फॉलो थ्रू सेलिंग मिलना मुश्किल है, ऊपर आ जाएगा। दूसरा, रिलायंस खोल लो। रिलायंस डेली चार्ट पे क्या किया? डेली चार्ट पे 2 बेरिश एफवीजी फेल करके बैठा है, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, ये दोनों फेल करके ये बुलिश एफवीजी फॉर्म करके बैठा है। तो इस बुलिश एफवीजी में ये मिड लाइन थी, आप देख रहे हो, ये इसको ब्लैक कर देता हूं मैं व्हाइट से, यार रेडी कर देता हूं मैं। एफवीजी का मिड यहां पे था, ये कितने पे था? 1371.90 पे था। 1371 रुपए में डाल के बैठ गया। तो इस तरीके से स्टोरी बिल्ड की थी कि बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल रहा है, और गैप डाउन भी बुलिश गैप के अंदर खुल रहा है, यानी फॉलो थ्रू सेलिंग मिलना मुश्किल है। निफ्टी कहाँ खुल रही है? निफ्टी स्विंग लो पे खुल रही है। निफ्टी लगा लेते हैं। निफ्टी कहाँ खुल रही है? निफ्टी इस वाले स्विंग लो पे खुल रही है, ये वाला जो स्विंग लो है वीकली, यहाँ पे खुल रही है। तो निफ्टी स्विंग लो पे खुल रही है, यानी बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी हाई है। बैंक निफ्टी गैप में खुल रहा है, यानी बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी हाई है। रिलायंस में बुलिश एफवीजी है, तो बुलिश एफवीजी के अंदर उसके 50% पे ये लाइन लगा, 50% की लाइन है। यहाँ पे खाली प्री मार्केट में सौदा दबा के बैठ गया कि मिला तो ठीक, नहीं मिला तो देखा जाएगा। तुरंत खुलते ही 1270 का 1370 का लो मिला, 1371.10 में लगा था, माल मिल गया। हाई कितना बना? अब यहाँ पे देखिए गलतियां कहाँ होती हैं। मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज, मैं खुद आपसे बोलता हूँ 20 डे मूविंग एवरेज बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए था। 20 डे मूविंग एवरेज था रिलायंस पे 1410 रुपए पे, मैं 1420 रुपए लगा के बैठ गया कि ये इस कैंडल इस वीक का मिड आ जाएगा। वो 1413 रुपए के हाई से लौट गया, जबकि आइडियली मेरे को करना क्या चाहिए था? 20 डे मूविंग एवरेज पे पूरा माल लगा के बैठ जाना चाहिए था कि फटाफट से 40 रुपए 30 रुपए मिल जाता, लेके बुक कर लेते, वापस डिप में ऐड कर लेते। तो ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती या वो होती हैं, ठीक है। रिलायंस नहीं, इतना ये गलती नीचे नहीं है अंशुल भाई। देखो, ये कुछ तो लक फैक्टर भी होता है ना, कि आप देखो अपने टारगेट सेट करके बैठे हो, लेकिन टारगेट से बहुत नजदीक आकर फेल हो गए, तो उसको आप क्या बोलोगे भाई? ये फेल नहीं सर, स्टडी दोष नहीं है ना। नहीं नहीं, मैं इसको फिर वही चीज फेलियर नहीं मानूंगा।
ये एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी आपकी मिस हो गई कि आप हाँ यहाँ पे बेच के इस हैमर पे बाई कर लेते। हाँ ये कितनी आपकी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी थी? ये हाँ आपकी लगभग 15 रुपए की स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी थी। तो ये गलती नहीं कहना चाहिए। हाँ, आप ये सही कह रहे हैं कि इसको गलती नहीं कह सकते, इसको लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि ये एक लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गई जो मिल सकती थी। आप देखिए, ये हमने क्यों बात की थी क्रूड ऑयल की, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे हाँ। बात की थी क्रूड कि ऑयल ये पे लाइन, समझना चाह रहा ये हूँ। अलर्ट, ये लगा है, ये अलर्ट का सिंबल लगा है, ये लाइन लगा हाँ है, ये आप देखिए, ये अलर्ट का लॉग, हाँ क्रूड ऑयल कितने बजे आया होगा, यहाँ कहीं क्रूड ऑयल का अलर्ट भी आया होगा। कोई बात नहीं। ये देखिए मैसेज, नहीं इसके नीचे, नीचे ये सेल क्रूड ऑयल ये लिखा है मैसेज, ये हाँ लिखा है सेल क्रूड ऑयल का मैसेज। हाँ ये अलर्ट यहाँ पे आया है, ये कितना, 10:51 6 सेकंड पे। अब ये अलर्ट लगा था, ये क्यों लगा था? ये बुलिश एफवीजी था। अगर क्रूड ऑयल को ऊपर जाना है तो यहीं से ऊपर जाना था, यहीं टच किया, हैमर बनाया, हैमर बनने के बाद क्या होना चाहिए था? ये हाई क्रॉस हो जाना चाहिए था और 120 125 126, कम से कम 120 तो आना चाहिए था। आइडियली इसका टारगेट 124 बनता है। तो इस हैमर को देख के जिसने बाई किया है उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा है? उसका स्टॉप लॉस इस लो पे लगा है। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहा हूं। मैं इस लो के टूटते ही से मैं बेचने के मूड में था। अब 15 मिनट के चार्ट पे ये कैंडल बनी जिसपे सेल बना, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए इस कैंडल पे। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि ये कैंडल ही बन गई आपकी 5.5% की। अब अगर यहां से मैं ये लगाऊं कि मैं इस कैंडल का लो बेचता हूं, मैं इस कैंडल का क्लोज बेचता हूं और इसी कैंडल का हाई एज ए स्टॉप लॉस यूज करता हूं, मेरा स्टॉप लॉस कितना आ रहा है? 6.5%। अब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड गैप फिलिंग पे नहीं बनता है। गैप फिलिंग मतलब ये जब फेल हुआ है तो इसका पहला टारगेट गैप फिल है। गैप फिल पे कितना मिल रहा है? 1:1.34, यानी 1 रुपए की रिस्क पे 1 रुपए 34 पैसा ही मुझे मिल रहा है। तो 34 पैसा कमाने के लिए मैं 1 रुपए की रिस्क ले रहा हूं। क्या ये ट्रेड अकलमंदी वाला है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। छोड़ दिया मैंने तुरंत। रिलायंस अकलमंदी वाला था? बिल्कुल था। 1371 में लेता, 1360 रुपए का स्टॉप लॉस था, 1420 रुपए का टारगेट था। तो रिस्क रिवॉर्ड क्या है? 10 रुपए के सामने 50 रुपए, या 1320 में भी बिका और 1334 में अलग लगा है, दो आधे आधे करके लगा है। 1320 वाला भी बिका, तो 10 रुपए की रिस्क के सामने 30 से 40 रुपए कम से कम मिलने हैं। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, वो ले लिया। ये 1:1.34 है, इसलिए छोड़ दिया। तो इस तरीके से अगर आप, हर सौदा नहीं किया जाता है, कुछ सौदे देख के भी एंजॉय कर लिए जाते हैं। ठीक बात है। तो ये आज का लेसन है कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी ट्रेड को देखते रह गए और वो आंखों से निकल गया तो आप पूरे दिन इवनिंग तक अपना मूड ख़राब रखो, इतना मत रखो। कई बार होता है, नहीं होता ट्रेड, और कुछ ट्रेड देख लेते हैं, ठीक है। हमें कई बार लगता है, अब आज जैसे 2400 पॉइंट सेंसेक्स एक समय नीचे था, बहुत सारे लोगों ने बाय किया, बहुत सारे लोगों ने डर की वजह से सेल किया। अब जो बाय करने वाले हैं वो अभी 600 पॉइंट ऊपर कंफर्ट पे खड़े हुए हैं, थोड़ा सेंसेक्स अब 1750 पॉइंट नीचे रह गया। तो थोड़ा सा हो जाता है, जिन्होंने नीचे बाय कर पाए वो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो भी ठीक है। लेकिन आप डिसीज़न बिल्कुल ठीक लो, अपनी स्टडी को ठीक रखो। इन सब अपॉर्चुनिटीज़ जो छोटी मोटी एक दो मिलती हैं उनके चक्कर में अपने प्रिंसिपल बस कुर्बान मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है विमता लैब, इसमें क्या करें? 450 शेयर है इनके पास, 450 रुपये के, प्रशांत जी के पास। सर विमटा लैब में हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है। अगर इसी तरीके से हैंडल की फॉर्मेशन के साथ क्लोज होता है तो ये स्टॉक बाउंस बैक के लिए बहुत बेहतरीन बाई बनेगा। 498 50 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक जा सकता है। क्लोजिंग तक का वेट कीजिए। हैमर फॉर्म होता है और कल हैमर का हाई क्लोज होता है, तो ये कल ट्रेड बनेगा, आज तो नहीं बन रहा। साक्षी जी हैं, ये पूछ रही हैं टाटा कम्युनिकेशन सर 1800 रुपये का लिया हुआ है और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 980 का, इन दोनों में लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये ठीक है दोनों? सर आप देखिए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पिछले 24 दिन में ये निफ्टी आपकी करेक्ट हुई है 9.94%, और पिछले 24 दिन में हाईएस्ट पॉइंट से अभी की करंट मार्केट प्राइस पे अगर मैं पकड़ूं तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन केवल 7% गिरा है। यानी निफ्टी 10%, 9.86 को राउंड फिगर कर दूं तो 10% निफ्टी गिरी और ये 7% गिरा है। तो इसका मतलब क्या है? हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ लास्ट शो में भी बात की थी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। मैं पॉजिटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ पे फोकस करता हूं।
ये नेगेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ है, लेकिन लेकिन पिछला अगर मैं देखूं निफ्टी के लो से हाई, तो निफ्टी अपने जनवरी के लो पे खड़ी है, लेकिन अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जनवरी के लो से हाई अगर मैं पकड़ूं तो 31% चला था, 31% चल के 7% गिरा है, जहां निफ्टी 10% गिरी। तो ये हो गया पॉजिटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ की। ये 7% गिरावट उस 31% का केवल एक छोटा सा करेक्शन था, जो नहीं निफ्टी साइडवेज भी रह जाती तो ये आता। तो ये पॉजिटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इसको स्टॉक को छोड़े रहिए। जैसे ही बाजार वापस से अपना लेवल रिक्लेम करेगा 26,400, ये स्टॉक आपको 1240 रुपए के ऊपर ना मिले, 1231 रुपए के ऊपर ना मिले तो बता देना। तो इस टाइप के रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स पे फोकस करे रहिए। बिल्कुल सही काउंटर आपके पास है, केवल आपको लॉस देगा तो आपका इम्पेशंस देगा और कुछ नहीं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन आपको लॉस नहीं दे सकता, आपका इमोशनल रोलर कोस्टर राइड ही आपको लॉस दे सकता है इसमें, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में इन इटसेल्फ वो लॉस नहीं देगा। टाटा कम्युनिकेशन 1913 के फील्ड ब्रेकआउट पे 3 लेवल हमने डिस्कस किए थे, 1520, 1449 और 1449 अगर नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो 1323। आज रिवर्सल कैंडल बन रही है, लेकिन उतनी स्ट्रेंथ नहीं है इस कैंडल में जितनी होनी चाहिए। तो एक बाउंस बैक आपको 1520 तक मिल सकता है, लेकिन पहले एक बार 1323 जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, 1323 पे वैल्यू बाई बन जाएगा। ठीक है। भावेश निकुल जी हैं, ये पूछ रहे हैं सर, वोल्टेम्प ट्रांसफार्मर के शेयर पे होल्ड करें या सेल? 9150 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने। वोल्टैम्प वोल्टैम्प में भी क्लियरली नीचे से तो काफी अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। वीकली पे लास्ट वीक इनसाइड बार था, करंट वीक इनसाइड बार है, और प्रोबेबली ये 3 हफ्ते अगले, मतलब ये जो पूरा फॉर्मेशन है 3 हफ्ते से 5 हफ्ते चलेगा, तो सेकेंड वीक ही है। तो आप होल्ड कीजिए, और एक हफ्ता शायद आपको ये इनसाइड बार करके परेशान करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट बनता है तो स्टॉक में 10,400 और 12,000 तक की अपसाइड बन सकती है। तो अब इस हफ्ते और अगले हफ्ते वेट एंड वॉच के मोड में रहना चाहिए। सोनी कुमारी जी हैं, पूछ रही हैं अशोक लेलैंड, इसमें फ्रेश एंट्री किया जा सकता है क्या? नहीं, अशोक लीलैंड या किसी भी ऑटो सेक्टर में भी फ्रेश एंट्री नहीं करनी है। याद कर लीजिए, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल आगे 320 की तरफ आ ही गया ना, 386 के ऊपर फील्ड ब्रेकआउट करा के आप लोगों को इमोशनल रोलर कोस्टर राइड में ले गया, और अगले ही दिन वर्टिकली फील्ड ब्रेक मतलब ब्रेकआउट फेल किया और दन दनाते हुए नीचे 320 की तरफ आ गया। अभी ऑटो सेक्टर में बाइंग नहीं करनी है, एटलीस्ट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव तो बिल्कुल नहीं, और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अशोक लीलैंड में भी और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में बाइंग नहीं बन रहा है। एक हमारे दर्शक हैं उमेश शिव के नाम से, उन्होंने बहुत सारे शेयर लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपके 2 शेयर तो अभी डिस्कस कर रहा हूँ, फिर 2-3 शेयर हमारे स्टॉक एक्सरे में भी डिस्कस हो जाएंगे। वेदांता और हिंदुस्तान जिंक। वेदांता इन्होंने 721 के लिए और हिंदुस्तान जिंक 617 के। सर मिड टर्म के व्यूज ऑन टारगेट क्या होंगे? एक सेकंड, वेदांता और दूसरा और कौन सा था? हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक तो हिंदुस्तान जिंक तो आपको याद होगा, जब एटीआर एक्सटेंशन क्लियरली था 27 जनवरी के आसपास, वो भी 11.9 का एटीआर एक्सटेंशन था जहां तक मेरे को याद है। 8 के बाद हम एक्सटेंशन मानने लगते हैं, 11.9 था, वहां पे क्लियरली सेल बोला गया था 733 पे, विथ अ व्यू कि ये धीरे धीरे करके 524 रुपए आएगा। तो ये 524 रुपए आते हुए दिख रहा है हिंदुस्तान जिंक। ये वेदांता में भी एटीआर एक्सटेंशन, ये भी जहां तक मेरे को याद है 11 का था, 29 जनवरी को। हिंद कॉपर, हिंजिंग, वेदांता, नेशनल एल्यूमिनियम और हिंडाल्को, ये चारों पांचों एक साथ सेल दिए थे 27-28 जनवरी के आसपास। वहां से काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है। वेदांता रिलेटिव स्ट्रेंथ है, बट इवेंचुअली गिव अप करेगा, तो नीचे में कहीं भी आपको फ्रेश बाइंग करनी है। 633 के नीचे ही बुलिश एविडेंस पे बाई बनेगा। फिलहाल 633 आते हुए दिख रहा है, इसमें भी हिंद कॉपर हिंजिंग में तो बाई नहीं बन रहा है। क्लाइमेटिक मूव के साथ काम खत्म किया है, तो लंबा समय चाहिए बेस डेवलप होने में। वेदांता, हिंडाल्को, इनमें बाइंग देख सकते हैं, बट सबसे अच्छा प्रिपेयर हो रहा है टाटा स्टील। अगर वो मिल जाता है 178 पे तो मैं उसको बाई करके चलूंगा। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं नैन्सी जी, रेगुलर व्यूअर भी हैं, AGIIL एंड बेल राइज, ये बोल रही हैं कि हमेशा 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहें तो एंट्री लेवल्स क्या होंगे सर? और फिर डिफेंस वाले शेयरों पे मैं बाद में बात करूंगा, पहले जरा इन दोनों शेयर पे बता दीजिए सर।
सर एजीआई जो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि जो बॉक्स के ब्रेकआउट की हम बात कर रहे थे वो 287.90 के ऊपर टिक रहा है, तो एजीआई में क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। ऊपर की तरफ चल रहा है। दूसरा स्टॉक कौन सा था सर? दूसरा मैं भूल गया इनका। ए जी बेल आई राइस, एल बेल राइस, बेल इंफ्रा। राइस, बेल हाँ। राइस, बेल राइस। बेल राइस सुबह, मतलब बेल राइस में रेगुलर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बाई देते आ रहा हूँ। सुबह भी मैंने बाई दिया था 192 रुपीज पे, कि मार्केट गैप के साथ खुल रहा है, 192 रुपए मिल जाए तो बाई करना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मीडिया पे हर जगह बेल राइस बाई दिया हुआ है 192 में। लॉन्ग हो सकते हैं लोग। एक 200 रुपए का टारगेट दिया है, 188 रुपए का स्टॉप लॉस दिया है। और इन जनरल 12 दिन में 24.79% चल के होल बना था, फ्लैग बना था। फ्लैग का ब्रेकआउट 190 के आसपास आया है, तो 210 215 रुपए स्टॉक आराम से जा सकता है। मैं एक चीज आपको रिकमेंड करता हूँ, आप पिछले 30 दिन का, मतलब आजू बाजू दो चार्ट लगाइए। इधर निफ्टी लगाइए डेली, या बैंक निफ्टी या निफ्टी जो भी लगाना है, निफ्टी आइडियली अच्छा होगा। निफ्टी का चार्ट लगाइए, बाजू में बेल राइस का चार्ट लगाइए, दोनों में अंतर देखिए। ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगर ये आपके काउंटर में है, ये काउंटर अगली तेजी में बाउंस बैक में, या जब तक 26,400 जाएगा मार्केट, ये काउंटर आपको आज के लेवल से कम 20% ऊपर मिलेगा, मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर वो है, कम से कम। और अगर इस तरफ निफ्टी है और इस तरफ आप रेलवे डिफेंस का कोई भी शेयर लगा लीजिए, रेलटेल अभी लगा लीजिए, एकदम वही नाम याद आ रहा है, वो लगा लीजिए। निफ्टी से ज्यादा अगर ये गिरे मिल रहे हैं पिछले 6 महीने में, क्लियरली बाउंस बैक में काउंटर से एग्जिट कर लीजिए। ये एक काम करना सीख लीजिए, अपने काउंटर के बाजू में निफ्टी का चार्ट लगा लीजिए, और 3 महीने, आइडियली 3 महीने का देखा जाता है। अभी 24 दिन में क्योंकि रेगुलर एक मूव आई है, इसलिए हम 24 दिन की बात करें, बट आइडियली 3 महीना, 3 महीने का पीरियड देखिए कि निफ्टी की परफॉर्मेंस क्या है, आपके स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या है। अगर रिलेटिव वीकनेस है, तुरंत, वो जो डायलॉग था उसमें हेरा फेरी में, बाबू भैया धोती उठा ले, तो तुरंत धोती उठाइए और दौड़ जाइए। रिलेटिव स्ट्रेंथ है तो टाइटनेस का वेट कीजिए, और ब्रेकआउट पे छोटे स्टॉप लॉस से लॉन्ग प्ले कर लीजिए। अच्छा अंशुल भाई, एक चीज़ बताओ कि जो मिड कैप वाले शेयर हैं उनको भी निफ्टी से ही रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें या निफ्टी मिड कैप से देखें? नहीं, आइडियली उनको देखना चाहिए सर निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप 400 वाले काउंटर से, मतलब हाँ। इंडेक्स से। निफ्टी मिड एंड स्मॉल 400 करके एक इंडेक्स है, आइडियली आपको उससे देखना चाहिए। मैं स्मॉल कैप से देखता हूं। इन जनरल ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में, चूंकि आप नए हैं, आपसे मतलब जो दर्शक देख रहे हैं, आप तो सब चीज मैनेज कर लोगे, आप तीनों साथ देख लोगे, बट जो नए दर्शक या रिटेल सुन रहा है, आपके लिए सबसे आसान, क्योंकि हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर जगह निफ्टी की ही चर्चा होती है, तो आप निफ्टी के साथ देख लिया करो। बहुत अंतर कुछ नहीं आएगा, 19 20 21 का अंतर रहेगा, कि स्मॉल कैप, स्मॉल एंड मिड कैप 400 और निफ्टी 19 20 21 का अंतर रहेगा। इतना छोटा अंतर रहेगा कि आप जज भी नहीं कर पाओगे, तो आपके प्रोस्पेक्टिव से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग चूंकि बहुत बारीकी से चीजें देखते हैं, हमारे लिए वो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो वही चीज है कि हम डेसिमल में जाके चीजें देखते हैं, तो 0.99 और उसमें 0.1 ऐड कर दो तो वो राउंड फिगर हो जाएगा। हमारे लिए बड़ा डिफरेंस है, आपके लिए कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। ये देखिए, ऐसा होता है ना, बुरा वक्त सिखा के जाता है, अच्छा वक्त पैसे देकर जाता है। तो ये जो सीख है इस समय बुरे वक्त की, वो थोड़ा सा आप सीख लीजिए। एक हमारे दर्शक हैं संजीव कुमार जी, ये बोल रहे हैं सर इन्होंने लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से L&T फाइनेंस लिए थे 158 के। अरे वाह। और ये पूछ रहे हैं कि सर अभी प्रॉफिट बुक करूं या और एग्जिट कर लूं, या कुछ और अभी आपको लगता है कि अच्छी न्यूज़ आएंगी और रिबाउंड हो सकता है काउंटर? सर एलटीएफ मेरे को याद है, जब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था लगभग 300, जहां तक 298 पे, तब से मैं बोलते आ रहा हूं कि अब इस स्टॉक से निकल जाइए। ये 50 वीक मूविंग एवरेज कैचअप करने या तो साइडवेज रहेगा, या प्राइस ड्रॉप होके 50 वीक मूविंग एवरेज 247 तक ड्रॉप करके आएगा, या साइडवेज रह जाएगा और मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ कैच हो जाएगा। दोनों चीज हो रही है। प्राइस हल्का सा ड्रिफ्टिंग डाउन है, मूविंग एवरेज ड्रिफ्टिंग अप है। तो ना प्राइस नीचे आके मूविंग एवरेज टेस्ट करेगी, ना साइडवेज रह के मूविंग एवरेज ऊपर आएगा। 2 कदम ये चल रहा है, 2 कदम ये चल रहा है, तो कहीं भी 167 68 के पास ही दोनों का मतलब जो है वो टच होगा। उसमें अभी और समय लगेगा, अभी इसमें कम से कम 10 से 12 हफ्ते का और समय है, कोई नया पैटर्न डेवलप होने के पहले। सेम इज विद M&M फाइनेंस, वहां भी
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद से आप देखिए कंप्लीटली साइडवेज है। इसको जो न्यूट्रल रिलेटिव स्ट्रेंथ की हमने बात की थी, एम फिन पे आपको क्लियरली न्यूट्रल रिलेटिव स्ट्रेंथ मिलेगी। बैंक निफ्टी गिर गया 10%, ये रह गया साइडवेज। आप इसको कर दो 1 महीना, आपको दिखेगा ऐसा साइडवेज चल रहा है। इसको कहते हैं न्यूट्रल रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो न्यूट्रल रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर भी अगली तेजी में तेज हो जाते हैं। तो जब तक 50 वीक मूविंग एवरेज कैचअप नहीं हो रहा, जिसमें कम से कम 8 से 10 हफ्ते दोनों में जगह है, 8 से 10 हफ्ते कुछ नहीं हो रहा, उसके बाद इन स्टॉक्स में कुछ ना कुछ बड़ा होगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं रिलायंस पावर पर पूछ रहे हैं, इन्होंने 40 के भाव के कुछ शेयर लिए हुए हैं, सर क्या करें? क्यों लिए? मन कर रहा था। क्यों लिए? रिलायंस आर पावर को, निफ्टी को बाजू में वीकली चार्ट लगा के फिर 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 3 महीने का कुछ भी रिलेटिव स्ट्रेंथ देख लीजिए, इतनी ओवरहेड सप्लाई बिल्ड थी कि लेने की जरूरत ही नहीं थी। और मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर भी दूंगा, याद भी दिलाऊंगा, आपको शायद याद नहीं है इसलिए आपने टोका नहीं। रिलायंस पावर मैंने बाई भी दिया था 43 पे, जब छोटा सा कपनाडल डेली पे बना था तब मैंने बाई भी दिया था। और मैं निकल गया था पहले एटीआर एक्सटेंशन 2 जून 2025 को, जब 8 टाइम्स एटीआर एक्सटेंशन मिला था 59 रुपीज पे। वहां से इसने हाई भी बनाया था 76 तक। तब भी बार बार सवाल आ रहे थे कि एटीआर एक्सटेंशन पे जल्दी निकल गए, बट हम टॉप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वहां से गिरना स्टार्ट हुआ 60 रुपए पे, जब पहला लोअर हाई बना, वहां से एक भी हायर लो नहीं बना है। और धीरे धीरे करके 1940 के टारगेट खुलते, मतलब पहले खुला था 43, फिर 37, फिर 29, अब 19। तो ये सारे टारगेट खुलते आ रहे हैं। सेम इज विद सुजलॉन, 56 टूटने के बाद से हम क्लियरली एग्जिट करके बैठे हैं। 37.90 का टारगेट था, आज 37.90, लगभग 38.20 को आप 37.90 अगर मान लो तो 30 पैसे से दूर सही, लेकिन टारगेट अचीव हो गया। तो अब 37.90 टूटा तो फिर नया टारगेट खुलेगा, नहीं टूटा तो फिर यहाँ पे बेस बनना स्टार्ट होगा। तो आर पावर में अभी 19 रुपए 14 पैसे आते हुए दिख रहा है। एक आध बाउंस बैक इधर उधर मिल सकता है, बट कहीं भी कोई अप ट्रेंड नहीं है। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म 187 दिन में भी देखें तो 72% टूट चुका है, बहुत ओवरहेड सप्लाई बिल्ड है।